हम सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वेबिनार में, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है कि व्हाट नंबर जोनफुली टेल अस, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ बीटीज एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम। इस कन्वर्सेशन को करने के लिए हमारे साथ में हमारे आज के साथी हैं अभिषेक मिश्रा जी, और सुप्रिया जी हैं, कृति जी हैं, मीरा जी हैं, रिचा जी भी हैं हमारे साथ में। तो मैं आप सभी को इस कन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले हम आप सभी से आपका एक छोटा सा परिचय जरूर जानना चाहेंगे कि आपका क्या क्या जिम्मेदारियां आप निभाते हैं। एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो पिछला रहा है इसमें क्या क्या जिम्मेदारी निभाई, और अभी उत्तर प्रदेश के स्तर पर आप क्या क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो कृति जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे हम। स्वागत है आपका आज की इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच सुनील। मेरा नाम जैसे सुनील ने बताया, और मैं ब्रेक थ्रू के साथ लगभग 13 साल से काम कर रही हूँ, और उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीम को लीड करती हूँ और टीम के साथ में काम करती हूँ, और यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया कृति जी। तो अब सुप्रिया जी या फिर अभिषेक जी में से कोई भी शुरू कर सकता है अपने परिचय को बताते हुए। तो मैं बताती हूँ, मैं ब्रेक थ्रू में और इस एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम में ज्वाइन करी थी एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, और मैंने पिछले 5 साल क्लोजली इस प्रोजेक्ट में एज डॉक्यूमेंटेशन इंचार्ज एंड रिपोर्टिंग इंचार्ज काम करा है। दैट्स इट। एंड क्योंकि प्रोजेक्ट की शुरुआत से जुड़े रहे हैं तो इसलिए काफी क्लोज रहा है दिल के ये कल प्रोजेक्ट। और सुप्रिया जी का भी रोल बहुत अहम रहा है, बहुत इस प्रोजेक्ट को एक पूरी एक ढांचा पहनाने में, पूरी एक अमली जामा पहनाने में, उसको सक्सेस पे लेके जाने में। और इसी के साथ साथ जो हमारे दूसरे साथी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बहुत अहम है, लेकिन हम सुनना चाहेंगे उन्हीं से। अभिषेक जी, आपका स्वागत है और थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। थैंक यू सुनील। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं इस एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम से लगभग पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरा रोल है बेसिकली एक्चुअली उसी के इर्द गिर्द आज चर्चा है, आंकड़ों के आधार पर। मैं यहाँ पे एक डेटा मॉनिटरिंग पर्सन हूँ और इस समय करंट में मैं उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों जगहों के प्रोजेक्ट और उनके डेटा आंकड़ों को देख रहा हूँ। आशा है स्वागत है आपका अभिषेक जी। थैंक यू। अब हमारे साथ में एक साथी और हैं जिनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो हमारा पूरा प्रोग्राम कैसा गया, कितना अच्छा गया, उसको पूरा अगर उनके व्यक्तित्व को देखेंगे, उनकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, तो वो चेंज और वो जो जर्नी है वो पूरी आपको दिखाई देगी। तो मैं इन शब्दों के साथ स्वागत करूंगा मीरा का, कि मीरा अपना वीडियो और अनम्यूट करके हमारे साथियों के साथ जुड़े और अपना छोटा सा परिचय जरूर बताएं सबको। मीरा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी भैया, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना वीडियो नहीं ओपन कर पा रही हूँ। मैं सबसे पहले सबको गुड इवनिंग बोलना चाहूंगी, और मेरा नाम मीरा है। मैं उत्तर प्रदेश के ब्लॉक मोहनलालगंज से हूँ, और मैं ब्रेक थ्रू से जुड़ी हुई 2018 में, और पेयर एजुकेटर्स के रूप में काम किए और उन्हीं के तौर पे आज मैं सीडी के पद पे कार्य कर रही हूँ अपने ब्लॉक क्षेत्र में। और मैं आगे से अभी और मेरे साथी हैं जो मेरी दीदी भैया हैं, वो अपना बताएंगे जो मेरे को मिला हुआ है, फिर उसके बारे में बताऊंगी अपनी जर्नी क्या है मेरी, जो मेरे को नहीं पता था जीना कैसा होता है, चलना कैसा होता है, लोगों से बात करना क्या होता है, उसके बारे में मेरे को पता ही नहीं था। मैं अपना थोड़ा बस इतना अभी बताऊंगी और उसके आगे कोशिश करूंगी और ज्यादा मैं बताऊं। थैंक यू। आगे की कहानी हम फिर से सुनेंगे आपसे, आपके पास फिर से आएंगे। थैंक यू भैया। रिचा भी हमारे साथ में, तो हम ये भी चाहेंगे रिचा भी एक छोटा सा अगर अपना परिचय कुछ बताना चाहें हम सभी को, जितने भी साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। थैंक यू सुनील। मेरा नाम रिचा है, मैं ब्रेक थ्रू में मीडिया टीम के साथ काम करती हूँ। आज मेरा ज्यादा कुछ रोल नहीं है, बस मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पे हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील। स्वागत है आपका। तो अब इसी के साथ मैं उन सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से और भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे इस कन्वर्सेशन में, जहां पर हम आंकड़ों के बारे में बात करेंगे कि आंकड़े आखिर दिखते कैसे और असल में वो क्या दर्शाते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, आखिर उनकी वो जो पूरी जर्नी, उस जर्नी को किस तरीके से उन आंकड़ों के तौर पर हम देखते हैं। तो इस कन्वर्सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कृति जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज उत्तर प्रदेश में भी जो ब्रेक थ्रू का किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम जो पूरा चला है पूरे 5 साल का,
उसमें क्या परिणाम निकल के आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम सभी को बताएं, हमारे जो भी साथी, हमारी जो भी ऑडियंस जुड़ी हुई है, और हम सभी के साथ वो पूरी जर्नी साझा करें, वो पूरा सफर साझा करें जो किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के जिन 4 सालों का जो परिणाम रहा है। कृति जी। तो सबसे पहले अगर हम आंकड़ों पे बात करें उसके पहले हमें ये कार्यक्रम क्यों था ये समझने की बहुत जरूरत है कि जर्नी तो है लेकिन ये जरूरत क्यों थी इस कार्यक्रम की, और ये क्या कार्यक्रम क्या था और क्या आंकड़े कहते हैं। तो ये कार्यक्रम इस तरह से था कि एक हम लोगों ने ये एक 4 साल का एक लंबा कार्यक्रम लेके आए थे जो कि उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने शुरू किया था। और सोच ये थी कि एडोलेसेंट्स की, किशोरियों की लीडरशिप को कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि अगर हम देखें भारत का बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और यहाँ की जो आबादी है उसका 22% एडोलेसेंट्स है, और उनकी आवाज कहाँ है उस 22%। अगर मैं रिप्रेजेंटेशंस देखती हूँ हर लेवल पे, और ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एज है जिसके जहाँ पे थॉट्स बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे नेगोशिएशन स्किल्स आपके बहुत मजबूत है, जहाँ पे आपके आपके पास बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, और हम उनको पूरा होते हुए देखते हैं या तो उनको हम टूटते हुए भी देखते हैं यहाँ पे। तो वो सारी चीजें कश्मकश है, बहुत सारे हमारे शारीरिक बदलाव के सवाल हमारे सामने होते हैं, सामाजिक जो नॉर्म्स हैं उन वो ऐसे क्यों है इसको लेके सवाल होते हैं, और जब उनका सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो हम उसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाते चले जाते हैं। सुनिए, जहाँ पे हम देखते हैं जिसकी वजह से एक जो असमंजस्य वाली स्थितियां हैं एडोलेसेंट्स की और खासतौर पे महिलाओं की जिंदगियों में वो बढ़ती चली जाती है, जहाँ पे वायलेंस के साथ में नेगोशिएशन उनका है ही नहीं, क्योंकि वो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जहाँ पे जो ये कहता है कि ये तो नॉर्म है, ये सही है ना। सपने पूरे नहीं होते, जहाँ पे ये भी समझ में आता है एडोलेसेंट्स को, खासतौर पे एक किशोरी किशोरी लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, लड़कों के भी सपने एक लेवल पे जाके पूरे नहीं होते, वो सपने ही होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को भी अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते थे कि जहाँ पे उनकी उन एज अ एजेंसी, एज अ गर्ल मुझे स्वस्थ होने का अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसको लेके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं बच्चा पैदा करना स्वस्थ बच्चा पैदा करना है तो आपको स्वस्थ रहना है एज अ इंडिविजुअल। बहुत सारी मीरा थी, बहुत सारी अंजलि थी, बहुत सारी कविता थी, सरिता थी, आफरीन थी, आसमीन थी, जिन लड़कियों को अपने स्वस्थ एज अ गर्ल उनके स्वस्थ होने के सवाल को लेके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। 8वीं के बाद में पढ़ने जाने के लिए बहुत बड़ा सवाल था कि कैसे हम आगे की पढ़ाइयों को कंटिन्यू करें तो उससे होगा क्या, मेरी जिंदगियों में क्या बदल जाएगा, जो एक उदासीनता थी। जब इस प्रोग्राम को हम लोगों ने शुरू किया, सुनील आप भी इस बात का हिस्सा, हम लोग जब गांव में जाते थे और एडोलेसेंट्स को के सामने वो किताबें रखते थे और कि हम लोग कुछ ऐसे किताबों के जरिए हम पढ़ेंगे, तो उनको लगता था ये क्या बात कर रही हैं। हाँ, मैं अब 13 साल की हो गई हूँ, जहाँ मुझे दाल सही से कैसे पकाना है या मुझे घर के गृहस्थी के कामों को कैसे आगे लेके जाना, अब ये कह रहे हैं चलो आओ बाहर खेल खेलेंगे। ये तो कोई ये इन लोगों का दिमाग नहीं सही है ना। इस तरह से वो एडोलेसेंट्स हंसते थे हम लोगों को देख के, यार ये क्या ये कह रहे हैं कि पंचायत भवन में आके खेलना है, गांव के पेड़ के नीचे आके खेलना है। हम दहलीजों से बाहर नहीं निकले हैं, वो मुझे आज भी वो सीन याद है। और आज वही लड़कियां ग्राउंड के लिए डिमांड कर रही हैं, टीम बना रही हैं और कह रही है हमारा अधिकार है। हम शहरों में देखें कितनी लड़कियां आपको क्रिकेट स्टेडियम में मिलती है, वहां पे आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, लेकिन जब एडोलेसेंट प्रोग्राम से 4 साल से वो एडोलेसेंट एक जर्नी कंप्लीट करती है तो आंकड़े ये लड़कियां अपनी सर्विसेज के लिए खुद डिमांड कर रही हैं। जो डिमांड एंड सप्लाई की बात थी, हमेशा हमारे सामने हेल्थ डिपार्टमेंट में जब भी हम जाते थे तो लोग कहते थे मैडम क्या करें, डिमांड ही नहीं है तो हम सप्लाई क्या लेके आए। तो जब डिमांड रेज हुई तो सप्लाई के ऊपर प्रेशर हुआ कि सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। टीटी इंजेक्शंस की डिमांड ही नहीं होती थी, तो आशा जब जाती है सीएचसी पे कहती है भाई मुझे इतने टीटी इंजेक्शन चाहिए, तो वहां के सीएचसी इंचार्ज कहता है भाई आज तक तो तुम नहीं मांगने आई, ये अब क्यों तुम मांगने आ रही हो। तो ये बदलाव हमने बदलते देखा, जहां पे हमने जो हमारे साथ मीरा है वो भी बताएंगे अपनी कहानी, जहाँ पे हमने गांव के उस छोर तक गए जहाँ पे रिसोर्सेज की सुविधाएं बहुत मिनिमम हो जाती हैं। हम उस गांव के उस छोर तक गए, वहां तक की एडोलेसेंट्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया
और हिस्सा बनाने के बाद हमने देखा कि अगर बदलाव होता है तो मीरा जैसा होता है, बदलाव होता है तो आशमी जैसा होता है, बदलाव होता है तो सनी जैसा होता है, जो ना केवल अपने लिए बल्कि कम्युनिटी को कैसे इस प्रोग्राम से जोड़ेंगे। और ये सुनील आप और मेरी टीम को अच्छे से याद होगा, जब लास्ट टाइम पेंडेमिक हुआ था तो हमारा ये प्रोग्राम कैसे आगे जाएगा, हम सब बहुत परेशान थे कि 3 साल हमने मेहनत की और ये पेंडेमिक। उस समय एडोलेसेंट्स ने एंड कम्युनिटी ने कहा ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है। और वाकई तब तक प्रोग्राम आप कम्युनिटी में नहीं स्टैब्लिश कर पाओगे जब तक आप उस प्रोग्राम को कम्युनिटी का नहीं, कम्युनिटी उसको लीड करने लगेगी तो वो प्रोजेक्ट से निकल के प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम बहुत सस्टेनेबल तरीके से चलेगा। यही सस्टेनेबिलिटी है जो हमने लॉकडाउन के समय देखा, जब एडोलेसेंट्स ने उस पूरे प्रोग्राम को आगे चला और शायद ही हमारा प्रोग्राम बंद हुआ। मैं तो ये हम लोगों ने एक जर्नी 4 साल की कवर की है, शायद हमारा अब जो प्रोग्राम है पूरा कम्युनिटी लेके उसको आगे चल रही है, हमारा काम खत्म हो गया है वहां पे आके। तो ये है हमारे प्रोग्राम का एक इंस्पेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने कृति जी कि वो जो कहीं ना कहीं जो 3 साल हम लोगों का काम था, सुनील आपकी आवाज धीमी हो रही है। हेलो, हाँ जी हेलो, जी अब आ जी रही पास में? जी जी तो मैं आपकी बात से जोड़ते हुए कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो 3 साल जो हमारी पूरी जो मेहनत रही, उसको कहीं ना कहीं जो 1 साल ये पूरा पैंडेमिक का जो पूरा समय रहा, उसने कहीं ना कहीं उसका एक निचोड़ दिया कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक के पहुंच पाया, हमारा प्रोजेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म कर पाया कि नहीं कर पाया। और उसकी जो जर्नी थी वो हमारे सारे एडोलसेंट्स जो भी थे हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने वो उसको मतलब प्रूव किया और पूरी कमिटी में साथ में प्रूव किया, जिसके तहत आज मीरा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तो कृति जी, इसी से जुड़ता हुआ एक दूसरा भी सवाल है हमारा, जो हम बाकी सारे दर्शकों की तरफ से भी है कि इस जो भी हमारा एडोलसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम या फिर किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम जो रहा, उसमें एक परिणाम ये भी निकल के आ रहा है कि जो शादी की उम्र है वो 2 साल बढ़ी है। जिसका मतलब है कि पहले जो शादी की उम्र थी जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था तब 16 होगी, और आज के समय पे हमारी जो जो समुदाय में जो शादी की उम्र की बात है वो कहीं ना कहीं 18 पे पहुंची है। तो ये 2 साल का अंतर बहुत कम देखने को लगता है। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि जो 16 की उम्र में शादी करना और 18 साल की उम्र में शादी करना, दोनों में अंतर क्या है, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कृति जी। देखिए जो हम लोगों ने जब देखा, जब हमारा बेसलाइन हो रहा था तो जो एक एवरेज एज आ रही थी वो 16 साल में आ रही थी और जो कानूनन उम्र है वो 18 साल निकल के आ रही थी। आप ये देखिए ना कि फर्क है, देखिए फर्क बहुत बड़ा ये है कि 16 साल का जो आपका पूरा उम्र है, आप मैं वही बात कर रही हूँ, नेगोशिएशन और आप पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। जब हम शादी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ में, केवल एक चीज नहीं होती है कि हाँ मुझे शादी कर लेना है। शादी के बाद में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपके ऊपर प्रेशर्स आते हैं, आपको सडनली जिम्मेदार समझने लगा जाता है पूरा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और ये कहा जाता है कि आप तो बहुत जिम्मेदार हैं। तो क्या 16 साल की उम्र जहाँ पे हम अम, अभी अपने ही सवालों में उलझे हुए हैं, अपने शारीरिक सवालों में ही उलझे हुए हैं, अपने ही द्वंद में हैं, जहाँ पे हम अपने करियर को लेके सोचना चाह रहे हैं, वहां पे हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाए, नॉर्म्स का बोझ डाल दिया जाए कि अब इसको तुम्हें लेके चलनी, घर की इज्जत, घर का वंश, घर की परंपराएं, ये सब तुमको लेके चलनी, अब घर का संचालन भी तुमको लेके चलना है। तो वो एक बहुत कम उम्र होती है। आप जहाँ आप देखिए 16 साल की उम्र और 18 साल की उम्र में 2 साल का अंतर आप देख रहे हैं जो बढ़ा हुआ है। और अभी भी मुझे लगता है कि ये मेरा अपना सोच है कि इसको और थोड़ा बढ़ने की जरूरत है, लेकिन हम लोग अपने कार्यक्रम के जरिए इसको 2 साल इंक्रीज कर पाए, एटलीस्ट हम लीगल एज तक लेके आ पाए अपनी शादियों को। तो वो लीगल एज है, लेकिन उस पर भी कवायद चल रही है, उसमें भी बहुत सारे डिस्कशंस है, राइट्स की भी बात इसके साथ में बहुत सारे राइट विंग्स भी बात कर रहे हैं, ये शादी का डिसीजन राइट से भी जोड़ के देख रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एडोलेसेंट्स अब लीगल एज तक पहुंच रही हैं अपनी शादियों को लेके, जो पहले नेगोशिएशन था ही नहीं, लीगल एज पे भी उनकी शादियों का नेगोशिएशन नहीं था, नॉर्म्स के चलते, घर के आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी शादियां पहले करने की बात कर रहे थे। तो वो परिपक्वता और वो एक बहुत उसमें एक लड़की की पूरी जिंदगी एक तरह से देखिए ना खत्म होती दिखती है, वो एक सीमित दायरे में ही हो जाती है। कई बार हम लोगों ने भी देखा कि जो 16 साल की लड़की है, जब हम लोग काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश में और एडोलेसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम से पहले की बात है, और हमने देखा 17 साल की 16 साल की, लेकिन वो नारी संघ के ग्रुप में आके बैठी है,
वो अपने उस बचपने को खोती है, वो अपने उस एज के जो चीजें होती है उसको खोती है वहां पे आके, उसके अपने संपूर्ण विकास के बारे में उसके पास बात करने का कोई स्पेस नहीं होता। तो हम उन सारी चीजों को भी एडोलेसेंट होते हुए देखते हैं। एटलीस्ट 2 साल में वो एटलीस्ट इंटरसेक्शंस कंप्लीट कर पा रही, मैट्रिक्स पास कर पा रही, जो बहुत बड़ी बात है। जो शादी के चलते कई बार 8वां ही पास कर पा रही है, लेकिन जब हमने एज को बढ़ाने के, तो लड़कियां अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करने की बात कर पा रही है, जो बहुत बड़ी बात है। कंटिन्यू पढ़ाई को करेंगी तो उनके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी करियर्स की, जिसको देख के भी कई बार पेरेंट्स उनके राइट्स और उनकी जो सपने हैं उनको पूरा करने की तरफ प्रेरित होते हैं उसको देख के भी। माफी चाहेंगे। एक जो बहुत खूबसूरत सी बात आपने कही, जो मेरे दिमाग में अभी भी रह गई है, कि जो नेगोशिएशन स्किल की जो बात है, जो कहीं ना कहीं अपनी बातों या अपने अधिकारों को लेकर जो मोल भाव की बात है, वो बहुत हद तक किशोरों में देखने को मिला है, जिसके तहत उनको चाहे घर से बाहर जाने की बात हो, चाहे वो अपने अधिकारों की बात हो, और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बनाने की भी बात हो। तो इसी के आधार पे, इसी जो अभी हमारा जो परिणाम निकल के आया, उसी में एक और परिणाम है जहां पर ये बात निकल के आ रही कि स्वास्थ्य सुविधाओं का जो उपयोग है किशोरियों के द्वारा, वो 17% बढ़ा है। हर उम्र के किशोर किशोरी ने कहा है कि उनके समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आया है। 17% सुनने में तो बहुत छोटा सा आंकड़ा लगता है। हम समझ सकते हैं कि आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अब जानना चाहेंगे मीरा और सुप्रिया जी से कि पहले क्या स्थिति थी। अगर हम 17% की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, तो इनके आधार पे पहले क्या स्थिति थी और आज के समय में हमें क्या स्थिति देखने को मिलती है। मीरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं अपने गांव में बदलाव। जी भैया, मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले हम लोग 4 साल के पहले की बात करें कि लड़कियां स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जानती ही नहीं थी कि ये वर्ड क्या होता है, इससे क्या होता है, कि हमारे जीवन में क्या होगा, इसके बारे में ही नहीं पता था उनको। जब हमारा ये कार्यक्रम ब्रेक थ्रू का आया, तब धीरे धीरे करके निकली स्वास्थ्य को लेकर। जब इस कार्यक्रम में बताया गया कि स्वास्थ्य को कितना महत्व है, जब हमारा स्वास्थ्य रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, बात कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही लग रहा था कि क्योंकि हमें इस चीज को पता ही नहीं था भैया और दीदी कि हम कैसे रहेंगे, किस टाइम पे क्या दवा लें, किस टाइम पे क्या टीके लगवाएं, कोई भी जानकारी नहीं थी। हाँ, पढ़ने जाते थे, 8 तक पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें बताई जाती थी, क्योंकि वहाँ पे लड़के भी रहते थे, लड़कियां भी रहती थी, किशोर किशोरी दोनों रहते थे। और ये ज्यादा मैं बस अपना ये होता ना कि किताब का पढ़ा दिया जाए और बस छोड़ दिया जाए, पर स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताया जा रहा था कि मतलब स्वास्थ्य क्यों बहुत जरूरी है। मैं बात करूँ, आज मैं चाहती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मैं स्वास्थ्य पे फोकस करती हूँ और बात करती हूँ। जब हमारा जीवन रहेगा तभी हमारे सपने पूरे हो। प्रतिशत अंक की बात करूंगी कि गांव में जब हमें नहीं पता था तो अदर और लड़कियां थी, शायद उनके घर पे भी बहुत सारी समस्याएं थी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब ब्रेक थ्रू संस्था से हमारे यहाँ दीदी आई और स्वास्थ्य के बारे में बताने लगी, तो मेरे को भी थोड़ा समझ में आया कि हाँ, इससे बेटर क्या है। इतना क्योंकि स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमें शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी, हमें पढ़ने में मन नहीं लगेगा। हर चीज को लेकर हम थोड़ा सोचने लगे और सोचने के बाद जब हम बीएचएनडी हुआ, हमें यहाँ तक नहीं पता था बीएचएनडी क्या मतलब होता है, टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण में कौन कौन आते हैं और कौन कौन सी दवा दी जाती है, किसको क्या टीके लगते हैं, कुछ भी नहीं पता था हमें स्वास्थ्य को लेकर। जब हम बीएचएनडी में थोड़ा जाना निकलना शुरू किए, क्योंकि मुश्किल था घर से बाहर निकल के जाने का, दहलीज लांघने का परमिशन ही नहीं था कि हम लोग घर से बाहर निकल पाए, लोगों से बात कर पाए, चाहे महिलाएं या पुरुष आए, इसके लिए कुछ भी नहीं था। जो हमारे साथ ब्रेक थ्रू ने बहुत मेहनत की है और बहुत सहयोग किया है हमें सपोर्ट करने में, उन सब चीजों को पाने की कि आपको पाना है
और बहुत सारी वो थी। और मैं जब भी बात करी स्वास्थ्य को, और जब बेचंडी का मतलब हमें पता चला कि बेचंडी में क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को गांव में ही मिल सकती हैं और हम लोग नहीं जानते हैं यहाँ पे क्या मिलते हैं। जब हमने बेचंडी में जाना शुरू किया और वहां पे पता किया कि बाद में, क्योंकि हम इतना वो हो गया था कि दीदी हम बात बात पे पूछना शुरू कर दिए थे, एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिए थे। इतनी ब्रेक थ्रू संस्था के जो प्रोग्राम करने में श्वेता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरी मम्मी पापा को और ब्रेक थ्रू की जितने स्टाफ में लोग हैं, उन्होंने हमारी मम्मी पापा को वो सोच बदली जो उन्हें कभी शायद कोई नहीं बदल पाता, आज तक नहीं बदल पाते। हम लोग गांव में रहते तो हमेशा नहीं बदल पाते, या कोई संस्था आती तभी ना बदल पाती, पर ब्रेक थ्रू की क्या थी दी और वो सोच हमारी मम्मी पापा के बदली और हम लोग घर से बाहर गए, बेचंडी में गए। तब मैंने एनम दीदी, आशा दीदी से पूछे, दीदी क्या हम लोग के लिए कोई दवा ववा है या टीका? हम लोगों को चाकू लग जाता है सब्जी काटने के समय तो बहुत दर्द होता है, कभी कभी पक भी जाता है। तो उन सब चीजों को लेकर हमने दीदी थोड़ा बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ टीटी का टीका आता है। हमने कहा दीदी कोई एक लाल लाल टिकिया आती है, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा दीदी एक टिकिया आती है लाल लाल, हमें नहीं पता है वो कौन सी टिकिया है। तो उन्होंने कहा कि आयरन की है गोली। तो दीदी फिर हमने कहा कि हमको अभी चाहिए, तो बोले कि इस बार नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई किशोर किशोरियां आती नहीं है, इसके वजह से हम लोग नहीं लाते हैं। तो ना आशा दीदी ले जाती है मतलब बुला के किसी को। तो हमने कहा दीदी फिर हमें तो लेना है, और हमारी दीदी आती थी, उन्होंने बताया था कि ये चीजें आप लोगों को लेने की जरूरत है। तो दीदी हम लोग जब हमने आयरन की दवा टैबलेट खाई और उसके बाद गोली और टीटी का टीका लगवाया, तब मेरे को एहसास बहुत ज्यादा महसूस इस चीज का हुआ कि हाँ क्योंकि उसके खाने के बाद थोड़ा एनर्जी आना शुरू हो गया था। हर चीज को लेकर मैंने महसूस किया उस दवा को, उस इंजेक्शन को। तो मैं अगली बार दूसरी दीदी से बात की, जब वो लेकर आई तो हमारे घर मतलब आशा के द्वारा बुलाने भेजी हमको कि वो लड़की जो आई थी उसको बुला के लाओ, उसको टीका लगाना है। मेरी एज ज्यादा नहीं थी, 80 ही थी दी। तो उस टाइम पे वो लेकर आई दीदी, हमें लगाई। हम दूसरे बेचंडी में दूसरे महीने में हमने कहा कि आप ज्यादा लेकर आना, हमारे यहाँ की सारी महिलाएं लगाएंगी। जब हमने उनसे थोड़ा बात करना कोशिश की तो दीदी ऐसा हुआ कि किशोरियां भी लेना शुरू किए। मैं उनके भाइयों से बात करना शुरू की कि आप अपनी बहनों के लिए ये चीजें है, इसको लेना बहुत जरूरी है। हम फिर थोड़ा समझाना शुरू किए। तो इन सब चीजों को लेकर दीदी बहुत हमारे यहाँ आज खुद महिला किशोरियां जो हैं वो खुद जाती हैं, अपने आप से निकल के जाती हैं। उनके मम्मी पापा से मैंने बात करके उनको बेचंडी तक ले जा गए। और दीदी मैं जब बात करूं, मोदी जी के पास गई थी 2018 में, तो वहां पे मैंने मांग की थी कि हमारे यहाँ एक सीएससी बनवाया जाए, क्योंकि पीएससी बहुत दूर है दीदी। हम लोग को यहाँ से 15-16 किलोमीटर जाना पड़ता है, ना कोई साधन रहता है। तो स्वास्थ्य को लेकर किशोरियां किससे बात करे, किससे जाए? आज हम लोग खुद आपस में बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और स्वास्थ्य को वो महत्व देते हैं कि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और दीदी आज वो किशोरियां हमारे यहाँ की आगे बढ़ी है, और मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ी हूँ आप लोगों की सपोर्ट से। क्योंकि शायद हम ये स्वस्थ ना रहते और ये विश्वास ना होता, ये पापा मम्मी की सोच ना बदली होती, तो शायद मैं आज मेरी शादी भी हो जाती। जो शादी की बात की जा रही है, मेरी शादी भी हो जाती। जो मैं अब पढ़ भी रही हूँ, मेरा बीए सेकेंड ईयर इस बार है दीदी, और मैं लोगों से जो बात कर पा रही हूँ, लोग बुला बुला के मेरे से बात करते, शायद ये कुछ नहीं रहता मेरे साथ, और डायरेक्ट मेरी शादी कर दी जाती। और वही होता ना कि घर की जिम्मेदारी संभालो और बच्चे पैदा करो, उनको संभालो, बस इतनी ही मेरी जिंदगी रह जाती। आज की बात करो तो मेरे पापा भी मेरी बात मानते हैं, कहीं पे क्या करना है पापा को बताती हूँ तो पापा बोलते हैं आपकी है, आप समझो इसको क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, आप जिम्मेदारी इसकी संभालिए, हम नहीं जानते हैं। और भैया से जब बात करते हैं कि भैया ये चीज होना चाहिए, तो भैया भी मेरी उस बात में राजी हो जाते हैं। देखिए दी कि मैं घर पे सबसे छोटी, और आज मेरे भैया और मेरे पापा भी मेरी बात मानते हैं, जो मैं बोल देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दीदी को कहाँ भेजना है, भाभी को क्या करना है,
उन सब चीजों को लेकर भी आज मैं बहुत वो हूँ कि आज अपने घर पे खुद की बात रख पाती हूँ। अपनी बात क्या है, दीदी की शादी कब करनी है पापा, और कैसे करनी है, वो सारी चीजें पे दीदी मैं बात करती हूँ, खुल के बात करती हूँ। मम्मी पापा से कोई झिझक नहीं आती है कि हम, और मेरी शादी कब होगी, जब मैं तो अभी भी पापा के सामने बात कर लेती हूँ कि मैं जब शादी, अभी तो मैं शादी नहीं करूंगी जब तक मैं काम कर रही हूँ, और इससे ज्यादा पढ़ूंगी और इससे ज्यादा आपका नाम मैं बनाऊंगी और अपना खुद का नाम। आपने इतना मेरे पे भरोसा किया, इतना, क्योंकि गांव की लड़की को दीदी घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और उन सब चीजों को लेकर दीदी आज हमारे सामने रखा है कि हाँ, हम कुछ ऊंचाइयां छू सकते हैं। शायद वो 4 साल की यादें मैं अभी भी किसी से नहीं शेयर करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी स्टोरी बहुत है, और मैं जब फील्ड पे जाती हूँ तो अपना उदाहरण वहाँ किशोर किशोरियां महिलाओं के सामने अपना खुद का उदाहरण रखती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मैं, मेरा वीडियो भी है, मैं उसको भी शेयर कर देती हूँ कि देखिए वही एक लड़की है, इसको पहचानिए, और जो आपके सामने खड़ी है इसको पहचानिए, क्या लग रही है। तो दी वहाँ के जो फील्ड के लोग हैं, उनके मम्मी पापा तो मानते, वो ऐसा होता है पीठ मेरी ठोकने लगते हैं, कहते अरे बिटिया आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, आज से हमारे गांव में आइएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं दीदी कि मैं ब्रेक थ्रू की वजह से आज इतना अपना नाम कमा पा रही हूँ, अपनी मम्मी पापा का। और पहली बात, ये गांव का नाम था दी, कोई नहीं जानता था कि गांव का नाम क्या है, गांव के किस नाम से मीरा आती है, कोई नहीं जानता था। यहाँ तक गांव के लोग नहीं जानते थे मीरा का नाम, और आज वो खुद आते हैं मिलने के लिए घर। बस भी मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। मीरा, आपकी आवाज में वो आपका जोश और जो भी आपकी वो पूरा सफर रहा है ना, पूरा साफ साफ दिखता है। एक बात जो बहुत खूबसूरत आपकी जो हमें बात से लगी है, और मेरे बाकी साथियों को भी और मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको भी लगी होगी, कि आपके रोल मॉडल आप खुद हो सकते हैं। जिस तरीके से मीरा अपनी कहानी को लेके, अपनी पूरी जो जर्नी को लेके और लोगों को प्रेरित कर रही है, उससे साफ साफ नजर आता है कि आप अपने रोल मॉडल खुद हो सकते हैं और आप दूसरों को अपने से इंस्पायर कर सकते हैं, जिससे वो जो चेन रिएक्शन है ना, वो बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैं सुप्रिया जी को भी इनवाइट करना चाहूंगी कि सुप्रिया जी को क्या लगता है कि जो 17% का आंकड़ा है, जो स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, जो मीरा ने जो पूरी कहानी बताई है, उसको लेके आपका क्या मानना है? क्या है 17% का आंकड़ा कितना है, मतलब क्या है, पहले क्या थी और आज क्या थी जो मीरा ने ऐड किया? आपके अनुसार क्या आपने चेंजेस देखे हैं इन 17% आंकड़े को अगर हम सामने रखते हैं तो? धन्यवाद सुनील। 17% का आंकड़ा अपने आप में थोड़ा कम लगता हो चाहे, लेकिन हमें बात की गहराई समझने के लिए ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और ये काफी कुछ मीरा और प्रतीक जी की बातों में आया है। शुरुआत की बात करें तो शुरुआती दौर में हमारे इंटरवेंशन एरियाज में किशोरी स्वास्थ्य पर फोकस ही नहीं था, ना घरों में, ना परिवारों में, ना कहें कि सिस्टम में। और किशोरी स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों के लिए सबसे इजीली एक्सेसिबल जो प्लेटफॉर्म है वो VHND है। पर VHND को के बारे में एक ये धारणा बन गई थी लोगों के मन में कि ये तो गर्भवती और धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित जगह है, जच्चा बच्चा के यहाँ स्वास्थ्य पर बात होती है, यहाँ पर किशोरियों के लिए भी कोई सुविधाएं उपलब्ध है, इस बात की जानकारी नहीं थी, ना किशोरियों को ना समुदाय को। तो उसकी वजह से कई बार जब FLWs किशोरियों को बुलाती भी थी तो किशोरियां नहीं आती थी, वो सकुचाती थी, उनको शर्म आती थी कि ऐसी जगह पे हमें देख के लोग क्या सोचेंगे। तो जब ब्रेक थ्रू ने जागरूकता पे सबसे ज्यादा जोर दिया कि किशोरियां समझे कि VHND पॉइंट पे कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनके लिए उपलब्ध हैं, उन्हें स्वास्थ्य का असली मायने सिखाया। जो मीरा ने भी अपनी बातों में कहा कि लड़कियों को स्वस्थ रहने के लिए इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्हें कल माँ बनना है, बल्कि उनके अपने प्रोग्रेस, उनके अपने वेलबींग, उनकी होलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि वो अच्छा, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और जब ये जागरूकता फैली तो डिमांड क्रिएट हुई सर्विसेज के लिए, और डिमांड क्रिएशन का ये
एक समय पे आलम आया कि एएनएम, हमें याद है कि सरैया लखनऊ बख्शी का तालाब से स्टोरी आई कि एएनएम ने कहा आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। और उसने क्यों कहा? क्योंकि वहां पर वो पहले से ही तैयारी से आई थी कि सप्लाई थोड़ी ज्यादा करनी है, तो वो 18 टीटी वैक्सीन लेकर के आई थी। पर उस दिन वहां पर लगभग 40 किशोर किशोरियां खड़े थे टीटी की वैक्सीन लगवाने के लिए। तो एएनएम के मुंह से निकला कि आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया, और उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना हाई संख्या। ऐसी और भी जगहों से स्टोरीज आई हैं कि वहां के एफएलडब्ल्यू ने कहा कि उनके ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहा है कि इतनी संख्या में किशोरियां पहले तो आती ही नहीं थी और अब इतनी संख्या में आने लगी हैं। एनीमिया हम लोग सब जानते हैं कि किशोरियों की एक बहुत कॉमन समस्या है। और हमारे एक महाराजगंज में ब्रिजमनगंज ब्लॉक से एक स्टोरी आई थी जहां पर ये पता चला कि एनीमिया की स्क्रीनिंग पहली बार उस गांव में लड़कियों की हुई। इसी तरह से जौनपुर के बक्सा ब्लॉक से गौरा कला गांव से हम लोग को सुनने को मिला कि किशोरियों ने एफएलडब्ल्यू से सैनिटरी पैड्स की डिमांड करनी शुरू कर दी है। तो इस तरह से अनेक कहानियां हम लोग के डिफरेंट फील्ड एरिया से आई, जिससे ये पता चला कि ब्रेक थ्रू डिमांड क्रिएशन में सक्सेसफुल हुआ है। लोग बच्चियां अब डिमांड करने लगी हैं सुविधाओं के लिए, और उनकी पहुंच अब केवल वीएचएनडी पॉइंट तक नहीं रह गई है, उनकी पहुंच अब सीएचसी तक पहुंच रही है। अगर वीएचएनडी पे उनको सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं तो सीएचसी तक अपनी डिमांड लेके आती हैं। जैसे कि खुशबू जो लक्ष्मीपुर ब्लॉक महाराजगंज से थी, उसने जब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देखा कि किशोरियों को मिलता ही नहीं है तो उसने डिमांड रेज करी और सीएचसी तक लड़कियों ने मिल करके आवेदन किया, जिसके बाद से वहां पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की रेगुलर सप्लाई शुरू हो गई। इस तरह से ब्रेक थ्रू ने जो मुख्य काम किया वो डिमांड जनरेशन, डिमांड क्रिएशन पे फोकस करा, जागरूकता पे फोकस करा, और लड़कियों को उनको स्वास्थ्य का एक व्यापक दृष्टिकोण दिया कि केवल स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग सब उसमें इंक्लूडेड है। और इसीलिए केवल दवा या फिजिकल वेलबींग पे फोकस ना करके मेंटल वेलबींग पे भी फोकस करा, और तभी जो है हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गांवों में कि जहां पर लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, जब उनकी आवाज उठे तो कोई बैकलैश ना हो, उनको सहयोगात्मक माहौल मिले। तो ये भी उनके मेंटल वेलबींग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस बारे में भी एक जागरूकता गांवों में फैलाने में ब्रेक थ्रू सक्षम रहा है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दे रही हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो आपने कंपैरिजन वो जो बताया कि रिकॉर्ड टूट गया। वाकई में ये बात मतलब हम लोगों के सभी के जहन में जब भी वो बात होती है, वो बात हमेशा वो रिकॉल आ जाती है कि जब एक आशा ने ये बात रखी थी कि आज तो रिकॉर्ड टूट गया। और ऐसा कई सारे रिकॉर्ड्स हर जगह पर जहाँ पर भी वीएचएनडी हम लोगों ने कोशिश की, जहाँ पर डिमांड जनरेट करने की बात की, वहाँ पर ये रिकॉर्ड टूटा है। तो हम अब मूव करेंगे अभिषेक जी की तरफ। अभिषेक जी, आपके साथ हम ये बात करना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो किशोर किशोरी का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो 6% कम हुआ है कोविड-19 के बावजूद। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि कोविड-19 के बावजूद बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो अभी तक खोई नहीं है। वो हिम्मत भी बंधी हुई है, वो चीजें भी बंधी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्रोग्राम में ऐसा कौन सा पहलू है जो उसको प्रभाव, जो भी कोविड का प्रभाव है उसके प्रभाव से हमें बचाता है, इस पूरे प्रोग्राम को जिसने बचाया है? अभिषेक जी। बिल्कुल सुनील, थैंक यू। प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि कोविड के दौरान जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वो हुई है शिक्षा। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर मैं आता हूँ। इससे पहले एक जो चल रही थी फ्लो हेल्थ के लेकर के, मैं उस पर बस एक अपना वो कहूँ कि जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं, ये बेसिकली आंकड़े जो हमारे हैं वो कोविड जो हमारी पहली लहर आई थी, जिसमें हमारे बहुत से लॉकडाउन लगे थे और बहुत सी सेवाएं प्रभावित भी हुई थी, उनके बाद के हैं। तो उस नजरिए से भी देखें कि जहां पर कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो पूरी तरीके से फोकस जो थी वो कोविड के नजरिए से थी। वहां पर अन्य सेवाएं, चाहे वो एडोलेसेंट की सेवाएं हों या फिर
बाकी सेवाएं वो नहीं, उतनी प्रायोरिटी पर नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ से जो एडोलेसेंट की तरफ से जो डिमांड जनरेट हुई, जो उन्होंने वो हेल्थ फैसिलिटीज अलग अलग जगहों पे गए, और वो केवल अवेल मतलब उसको अवेल करने का पर्पस नहीं है, वहां पर उनकी मोबिलिटी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो वो दोनों नजरिए हैं, और खासकर पैंडेमिक के दौरान तो वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। दूसरा जो सुनील ने प्रश्न किया एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन में अगर हम देखें, जो कह रहे हैं कि 6% हमारा ड्रॉप आउट कम हुआ है। बेसिकली इस आंकड़ों को भी अगर हम पहले समझें कि ये आंकड़े दो तरीके से, जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब क्या ड्रॉप आउट था, और जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो उस दौरान, क्योंकि पैंडेमिक था, पैंडेमिक की पहली लहर आ चुकी थी, सारे स्कूल बंद थे, और ऐसी स्थिति में अमूमन ज्यादातर बच्चे जो कि खासकर अगर हम देखें कि 15 से 18 साल की लड़कियां, जहां पर कि वो घर की बाउंड्री में सीमित हो जाती हैं, एक ऐसी स्थिति आई पैंडेमिक में, लड़कियां नहीं खास लड़के भी, और ऐसी स्थिति में परिवारों का जो फोकस होता है, जो उनका नजरिया होता है कि अब आगे हम क्या इन्वेस्ट करें कि ना करें, अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसे ही अर्निंग नहीं है, और उसके बाद हम इनकी पढ़ाई के ऊपर भी खर्चा करें। तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है बेसिकली ये 6%। और भी एक तरीके से मैं कहूंगा कि जब हम दौड़ते हैं, जब हम शुरू करते हैं दौड़ना, तो हमारी एनर्जी बहुत होती है। जब हमारे पास खुला आसमान होता है तो हम बहुत आसानी से उड़ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने गोल के पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे हर एक परसेंट जो हम आखिरी होता है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो 6% है, ये आखिरी के 6% है। अगर हम बताएं, जब हमने अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो केवल 8% ड्रॉप आउट हमारी जो इंटरवेंशन एरिया है वहां पर नोटिस किया गया, जबकि जहां पर हमारा प्रोजेक्ट नहीं था वहां पर अभी भी ड्रॉप आउट जो है वो 15% से कहीं ज्यादा, करीब 16-17% था जहां पर हमारा प्रोग्राम नहीं था। तो अगर हम उसका भी डिफरेंस देखें तो हम 8% के आसपास हम हैं। और क्योंकि ये आखिरी का दौर है, मतलब आखिरी 8% हम कहें, तो यहाँ पर हमें मेहनत करना, लड़कियों के ऊपर मतलब उनके परिवार वालों का इन्वेस्ट करना, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के, लड़कियों का खुद का पढ़ाई को लेकर के निगोशिएट करना कि हम अभी पढ़ेंगे, हम अभी घर में नहीं रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो पढ़ाई, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। और साथ साथ यही पढ़ाई एक बहुत अहम मुद्दा था जो सुनील का पहला प्रश्न था कि शादी की जो उम्र 2 वर्ष बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं यही इसी पढ़ाई की वजह से, अपनी निगोशिएशन स्किल की वजह से। क्योंकि जब भी हमारी पढ़ाई निगोशिएशन की बात होती है तो लड़कियां सबसे पहले, अगर हम कहीं भी बात करते हैं तो अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहला अधिकार आता है शिक्षा का अधिकार, है ना। लड़कियां सबसे पहले क्या कहती है कि हमें पढ़ाई करनी है। उसके बाद इस पढ़ाई से आगे उनकी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, उनकी मोबिलिटी जुड़ी होती है, उनका शादी जुड़ा होता है, उनका कैरियर जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज, तो ये 6% है, और ये 6% जो हमने कम किया है पैंडेमिक के दौरान, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हम डिफरेंस देख पा रहे हैं। जी सुनील। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, जो आप इस डेटा को लेके सामने आए। और कहीं ना कहीं जो भी हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने हेल्थ के इंडिकेटर्स को बदलते हुए देखा है, स्कूल ड्रॉप आउट को बदलते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ उसी सेक्शन की बात नहीं है, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो। कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच की बात है ना, जहां पर हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात करते हैं, जहां पर उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में आते हैं, उनका समुदाय भी उनके साथ में आता है, उनके स्टेक होल्डर भी साथ में आते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां पर एडोलसेंट अपने राइट्स की डिमांड कर पाए। तो इसी से जुड़ता हुआ सवाल मैं लेके जाना चाहूंगा कृति जी की तरफ, जहां पर हम ये बात करते हैं कि जो दिखता है, हम लोगों ने जब बातचीत की है, बातचीत की शुरुआत में भी दिखता है, और जब हम लोगों ने समुदाय में बातचीत करना शुरू किया, और जो हमारे इंडिकेटर्स में भी दिखता है, हमारे परिणामों में भी दिखता है कि रिपोर्टिंग जो है हिंसा की बहुत बढ़ी है, चाहे वो शारीरिक हिंसा की बात हो, चाहे वो मानसिक हिंसा की बात है। और सबसे अहम बात तो ये रही कि अब जो समुदाय में है, खासकर किशोर किशोरी ने मौखिक हिंसा को पहचानना शुरू किया है। लड़कियां, चाहे वो घर के अंदर की हिंसा हो, चाहे वो घर की बाहर की हिंसा हो, उसको रिपोर्ट करना शुरू किया है। तो हम आपसे ये बातचीत करना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो ब्रेक थ्रू, या फिर ऐसे कौन सी छड़ी चलाता है ब्रेक थ्रू, जिस वजह से किशोर किशोरियों और समुदाय ने हिंसा की रिपोर्ट करने में सक्षम बने हैं। कृति जी। सुनील, मुझे लगता है कि छड़ी तो हम लोग नहीं कोई घुमाते हैं, ना ही कोई ये मैजिक होता है।
बेसिकली हम पर्सनल कनेक्ट, जब हम ये बात करते हैं कि जब हम राइट खास तौर पे बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है और ये हमें हमें हमारा संविधान देता है और ये हमारे लिए, जब मैं इसको अपना बनाती हूँ और जब मैं ये देखने की कोशिश करती हूँ जब ये अधिकारों से मुझे दूर किया जाता है, तो मेरे साथ कहीं ना कहीं जाती है और वो एक हिंसा जैसा एक शब्द है। क्योंकि जब हिंसा की बात करते हैं ना, लोग बहुत बड़े बड़े टर्म्स लाते हैं, लेकिन आपके अधिकारों से आपको दूर किया जा रहा है, वो भी एक हिंसा है। ये जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है और जब मैं ये तय देखने की कोशिश करती हूँ एज ए एडोलेसेंट में, जब ये दिखाने की कोशिश करता है हमारा प्रोग्राम कि अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है तो हमें अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं चाहिए, तो उसमें एक हिंसा, एक बहुत गैर बराबरी और हिंसा को उस पे एक सबसे बड़ा सवाल उठाती है एडोलेसेंट्स और ये कहती है कि ये नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? तो बराबरी की जगह चाहिए हम सबको। तो वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमें इस हिंसा को एड्रेस करना पड़ेगा। तो एड्रेस कैसे होगा? वो बातचीत के जरिए होगा, वो आपस में संवाद के जरिए होगा। तो ये बातचीत करना जरूरी है सुनील। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो किया ना, वो दिखाने की कोशिश की कि हमारी जिंदगी को अच्छा बनाना है तो हमारी जिंदगी में हमें क्या क्या चीजें नहीं चाहिए और क्या क्या चीजें चाहिए। जब ये आया तो कम्युनिटी ने और एडोलेसेंट्स ने धीरे धीरे इसको एड्रेस करना शुरू किया। और कम्युनिटी को भी हम लोगों ने तैयार किया कि जब एडोलेसेंट इस तरह की बातों को करें और जब पेरेंट्स को भी तैयार किया अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए कि वो उनको सुने, उस चीज पे नेगोशिएट हो, बात हो और मिल के कोई रास्ता निकाले। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अहम बात कही और हम लोगों ने समुदाय में भी देखा भी है कि जो भी एडोलसेंट्स हैं उन लोगों ने बातचीत शुरू की है, जो भी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। जहाँ पर एक लड़का जब अपने घर के आसपास की हिंसा, जो गाजीपुर की एक कहानी हमें ध्यान में आ रही इस समय, जहाँ पर एक लड़के ने रास्ते से जाते हुए घर की आवाज़ को सुना जहाँ पर एक पुरुष अपने घर की महिला के साथ हिंसा कर रहा था, तो उसने वहाँ पर वो चुपचाप बैठा नहीं, वो उसने तुरंत ही वहाँ पर आवाज़ उठाई और उसने फ़ोन करके जो उसके समुदाय की जो महिला लीडर थी और अपने पिता को भी फ़ोन करके उसने बुलाया कि भाई इस तरीके की घटना हो रही है तो आप प्लीज़ आइए और इंटरवेन करिए, क्योंकि हम अकेले अगर जाके बोलते हैं तो कई बार वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है और कई बार वो खतरा भी हो सकता है आपको। तो उन्होंने समूह का कहीं ना कहीं सबको एक साथ इकट्ठा किया, तब जाके उन्होंने इंटरवेन किया। फिर उन्होंने कंटिन्यूस फॉलोअप भी किया उस बात को लेकर। और इसी तरीके की कहानी हमारे यहाँ अनुराधा की है, जिन्होंने सेक्सुअल हेरेसमेंट को लेकर अपने यहाँ बातचीत की, वायलेंस को लेकर बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं जहां पर ये दर्शाते हैं कि लोगों की सोच में, खुद के साथ में एडोलसेंट में तो बदलाव आया ही आया है और कहीं ना कहीं उस पूरे समुदाय में भी बदलाव आ रहा है, जो उस पूरी सोच को डेवलप कर रहा है, उस पूरी सोच को विकसित कर रहा है, जहां पर अब लोग हिंसा को नकारना शुरू कर रहे हैं। तो अब चर्चा को हम समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं, बस बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के बारे में एक ऐसी बात साझा करें जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हों। जैसे मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि जो पूरा टॉप टू बॉटम की जो पूरी अप्रोच है, जहां पर वो चेंज आपको एडोलसेंस के साथ साथ उसके पूरे परिवार में, उसके समुदाय में, उसके प्रधान, पीआरआई मेंबर, उसकी आशा आंगनवाड़ी, सब में देखने को मिलता है। मुझे ये बात बहुत खास लगती है इस पूरे प्रोग्राम की। तो इस तरीके से आप भी अगर कोई एक बात साझा करना चाहें हमारे साथ और हमारे सभी दर्शकों के साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभिषेक जी, आपसे हम शुरू कर सकते हैं। जी सुनील, मतलब मैं बिल्कुल, इस प्रोग्राम की जो मुझे सबसे खास बात ये लगी कि एक्चुअली कोई भी हम इंडिकेटर देखें, क्योंकि प्रोग्राम का एक जो अप्रोच था वो भी एक होलिस्टिक अप्रोच था, जहां पर कि केवल हम किसी एक मुद्दे पे फोकस नहीं कर रहे थे। वहां पर एडोलसेंट के ओवरऑल एम्पावरमेंट, ओवरऑल उनकी एजेंसी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें उनकी एजुकेशन भी है, उनकी हेल्थ भी है, उनका नजरिया जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, वायलेंस को लेकर के, और ये सभी आपस में इंटरलिंक है। अगर हम एजुकेशन एसएस की बात करते हैं या हेल्थ एसएस की बात करते हैं, तो केवल वो ऐसा नहीं कि उनकी पढ़ाई या उनको स्वास्थ्य सेवा मिल जाने तक ही सीमित रह जाती है। उसके पीछे उनकी मोबिलिटी भी है कि वहां तक वो जा पा रहे हैं, उसको रीच कर पा रहे हैं। साथ साथ उनकी निगोशिएशन की भी बात है कि वो अपने घर में, घर के बाहर भी अपने उस अधिकार के लिए निगोशिएट कर रहे हैं, अपने लोगों से, बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है एडोलेसेंट्स का या उनको एम्पावर करने का, ये मुझे बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। सुप्रिया जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आपको वो कौन सी बात है जो बहुत अच्छी लगती है इस पूरे 5 साल के काम में, चूंकि आप रिपोर्टिंग के तौर पे बहुत, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके तौर पे बहुत अच्छे से जुड़े रहे हैं और आपको हर एक छोटी छोटी बदलाव भी पता है कि क्या क्या कार्यक्रम में आए हैं।
तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत प्रभावित करती है इस पूरे प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम में जो मुझे बहुत प्रभावित करने वाली बात लगती है वो है कि हम लोग जब लीडरशिप की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप, पर मुझे जो आज दिख रहा है कि थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार हो रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जब शुरुआत में मैं हमारे सीडी फील्ड में गए तो वो हमारे फील्ड लीडर्स थे। फील्ड का पूरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लीड करा। उनके अंदर हमारे टीम चेंज लीडर्स की एक पंक्ति पूरी तैयार हो गई और अब ये हो रहा है कि वो टीम चेंज लीडर्स अपने द्वारा अलग अलग जगहों के, गांव के लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, किशोर किशोरियों को, और सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी हो रही है। एक स्नोबॉल इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो बहुत प्यारी बात है। और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी, एक नीतेश है हमारे नीतेश जो मोहनलालगंज ब्लॉक का एक किशोर है, उसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और कोचिंग में उसके साथ जितनी लड़कियां पढ़ती थी उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और वो लड़कियां लगभग अलग अलग कहें तो लगभग 40 गांव से जुड़ी हुई थी। और इन लड़कियों के साथ उसने जेंडर पे, भेदभाव पे और ब्रेक थ्रू के जितने मुद्दे हैं उस पे बात करनी शुरू करी। लड़कियां बहुत प्रभावित हुई और जो आने जाने में सेक्सुअल हैरेसमेंट उनको फेस करना पड़ता है उन मुद्दों पे बात करी, तो लड़कियां बहुत प्रभावित हुई उसकी बातों से और उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी रही। आज हमारा, और उनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी जगहों से थी जो हमारे इंटरवेंशन एरिया के नहीं थे। और आज जब हमारा नया प्रोजेक्ट एक नए गांव में जा रहा है तो उन्हीं लड़कियों में से कई जो हैं वो अब टीम चेंज लीडर के रूप में हमारे यहाँ जुड़ रही हैं। तो ये एक जो बहुत प्यारी बात मुझे लगती है प्रोग्राम की, इसमें लड़कियों में, किशोरों में एक इतना जो जज्बा क्रिएट करा है, जो एनर्जी इन्फ्यूज करी है, जिससे हमें ये कारवां आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो बहुत प्यारी बात है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है सुप्रिया जी। तो हम बढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ के स्टार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीरा वन ऑफ द स्टार हैं हमारी तारों की टोली के, मतलब उभरते हुए सितारे हैं, आज वो स्टार बनके चमक रहे हैं। मीरा, आपको कौन सी बात प्रभावित करती है, जो पूरे 4 साल 5 साल का जो हमारा प्रोग्राम रहा है उसकी कौन सी एक बात आपको प्रभावित करती है? हाँ भैया, मैं बहुत अच्छी बात करने वाली हूँ कि ये 4 साल का जो है इस प्रोग्राम का जो है वो है सबसे ज्यादा अधिकार। जब तक हमें अपने अधिकार के बारे में नहीं पता रहेगा और अपनी बात रखने का भी नहीं पता रहेगा कि हमारा अधिकार किस तरह, हम बात करने का अधिकार है, वो सबसे ज्यादा हमें अच्छी लगती है कि हमें ये अधिकार मिला कि हम अपनी बात खुद रख सकते हैं। ये नहीं कि हम मम्मी से कहकर बात रखवाएं, पापा के सामने, भैया के सामने। मैं खुद जाके बात रखना बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुल के बात करूं और जो मन चाहे वो बात कर सकती हूँ। ये सबसे बहुत सुनहरा मौका है कि हमें ये सारी चीजें मिल रही है कि खुल के बात करना वो आजादी है, जो खुल के जीना क्या महत्व होता है उसके बारे में बहुत पता है, अच्छे से जानकारी हमें मिली है। हम अब खुद जी रहे हैं और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि खुल के जीना कितना महत्व होता है। और उन सब चीजों को लेकर मैं इसमें जितने भी अधिकार, जितने भी मुद्दों पे बात हुई है, वो सारे हमारे लिए एक बंधन थे। जो अभी तक मैं बाल विवाह, स्वास्थ्य, हिंसा, शिक्षा को लेकर ये जितनी उन पे बात चर्चा हुई, ये सब शायद मैं सुन रही थी, लागू थे मेरे पे। आज वो सारे बंधन टूट गए मेरे लिए, जो 4 साल से मैं जुड़ी थी। आज मैं उस तरह जी रही हूँ जैसे एक अधिकार भैया के सामने रखा जाता है, वो दूसरा अधिकार फिर मेरा भी है उसमें कि जैसे भैया वैसे मीरा है। जो भैया काम करेंगे वो मीरा काम करेगी। तो वो सारी चीजें हैं कि हमको एक उस बेटे की तरह दी जा रही हैं, जो अधिकार हैं, जो आजादी है, जो बातचीत करने का है कि लोग चाहे बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ नहीं ये था भैया ही बात करेंगे, लड़के ही बात करेंगे, एक लड़की नहीं बात कर सकती। वो सारे बंधन टूटे हुए हैं मेरे सामने, एकदम एक खुली किताब मैं जैसी हूँ और मेरे मम्मी पापा भी खुली किताब की तरह मेरे को रख रहे हैं।
बहुत अच्छी बस मैं बात कही इतना तुमने बताऊँ। मीरा, बहुत अच्छी बात कही कि जो सारे बंधन जो लगे हुए थे वो आपने टूटते हुए देखे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे बेहतर वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन सारी चीज़ों को लांघ के आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने गांव के साथ साथ अपने आसपास के जो भी समुदाय हैं उनको भी प्रेरित कर रहे हैं आप। तो ये बिल्कुल बहुत भैया। अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग मतलब आपसे हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे हर समय पर इंस्पायर होते हैं हम लोग जब भी आप बातचीत करते हैं, जहाँ पर आपका पहले दिन ऑफिस आना हो, चाहे फिर पहले दिन आपका फील्ड पे आपके साथ मुलाकात हो, हर एक मुलाकात आपको मतलब हम सभी को इंस्पायर करती है। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कृति जी की तरफ। और कृति जी, आप बताइए कि वो कौन सी बात है कि जो आपको इंस्पायर करती है, आपको प्रभावित करती है इस पूरे 5 साल के कार्यक्रम की? सुनील, एक बात नहीं है जो मुझे प्रभावित करती है। बिल्कुल सही मुझे बात है। हर एक क्षण, अगर मैं पिछला 4 साल देखती हूँ तो हम सबको पता है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं बातें सुन के, लोगों फील्ड एक्सपीरियंसेस देख के मैं रोमांचित नहीं होती थी। और उसमें से आप चूज़ करने के लिए बोलोगे कि कौन-सा क्षण था, तो मेरे लिए वो चूज़ करना बहुत मुश्किल है। जब मीरा बोलती है तो मेरा मन बहुत भर जाता है कि मुझे लगता है कि जो हमने सोचा था पिछले 4 साल पहले, और जब हमने ये सोचा कि हम 1.5 लाख एडोलेसेंट्स के साथ में 4 साल लग के काम करेंगे, वो बहुत बड़ा प्रेशर था। लगता था कि ये कैसे होगा, क्या क्वालिटीज़, कैसे हम लोग इसको देखेंगे, वाक़ई क्या लोग 4 साल तक जुड़े रहेंगे। तो जो मुझे सबसे अच्छा जो लगा, जो मुझे लगा साथ नहीं छूटा। कितनी भी विपदाएँ आई, इस प्रोग्राम के दौरान पे हमने बाढ़ का भी सामना किया। जब हमारे महाराजगंज और सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस साल बहुत भयानक बाढ़ आई थी और हमारा ये पूरा फील्ड एरिया बहुत बाढ़ ग्रसित हो गया था। तो इसको हम लोगों ने इस प्रोग्राम ने देखा। फिर हमने पैंडेमिक भी देखा। हमने बीच में बहुत सारी छोटी-छोटी और घटनाएँ देखी, लेकिन हमने जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, कुछ भी प्रोग्राम हमारा नहीं हिला। लोगों का प्रोग्राम के प्रति जो विश्वास बना था वो नहीं हिला, और लोगों ने इस प्रोग्राम को अपनाया और कम्युनिटी अब इस प्रोग्राम को आगे लेके चल रही है। मीरा लेके चल रही है, अंजलि लेके चल रही है, के चल रहे हैं, सिद्धार्थ लेके चल रहा है, आकाश लेके चल रहा है। बहुत सारे एडोलेसेंट ये प्रोग्राम, मैं अब इसको ये नहीं कह सकती ये ब्रेक थ्रू का प्रोग्राम, ये ब्रेक थ्रू का प्रोग्राम करते ही नहीं है, ये कम्युनिटी का प्रोग्राम है, ये मीरा का प्रोग्राम है, ये अंजलि का प्रोग्राम है, उन सभी 1.5 लाख एडोलेसेंट्स का प्रोग्राम है जो 4 साल हमारे साथ बराबर जुड़े रहे, और ये कम्युनिटी का प्रोग्राम। तो जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जब एडोलेसेंट्स खुल के अपनी बात कहती है। और मुझे हमेशा जब मैं प्रोग्राम्स में एडोलेसेंट्स को ट्रैवल कराने की बात होती थी और जब मुझे कहा जाता था और एडोलेसेंट्स कहते थे, "क्यों मना करती हैं ये मुझे आने के लिए?" तो वो जो सवाल जो चूज़ करना होता था, जिस समय एडोलेसेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने 26 सितंबर का 2019 का एक इवेंट था, जिस दिन लखनऊ में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा था, और उस दिन हमारा प्रोग्राम था और एडोलेसेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स के को कमरे उस मंच से हिलने नहीं, और सवाल पे सवाल कर रही थी कि आप बताओ हमारे स्कूल में टीचर्स क्यों नहीं? आप बताओ हमारे स्कूल में हमारे गाँव में हमारे ब्लॉक में राजकीय विद्यालय इतने कम क्यों हैं? आप बताओ, आपको बताना पड़ेगा। मुझे याद है हमारे कुछ साथी लोग, मतलब वो अपने समय उनके पास कम था और वो जाना चाह रहे थे, पर हमारे एडोलेसेंट्स उनको घेर के बैठे थे। आपको जवाब देना पड़ेगा। जो वो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो देखने वाले होता है, और वाक़ई ये सारी चीज़ें मेरे साथ है इस प्रोग्राम की, जो मुझे आज भी गूज़बम्प्स देते हैं, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये हो पाया, ये हमने सोचा था। बहुत बहुत शुक्रिया कृति जी, और आपकी इतने मतलब वो बात रखने के लिए। जिस बात से हम आगे बढ़ते हैं, एक बात आपने बोली कि इस अभी मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है जिसने मुझे प्रभावित किया है, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसने मुझको प्रभावित किया है। और हमें लगता है कि जितने भी हमारे साथी अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक जी, कृति जी, सुप्रिया जी, मीरा जी, ऋचा और बाकी हम भी खुद ये मानते हैं कि सिर्फ एक शब्द में एडोलसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम को बताना या फिर किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम को बताना या उसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने प्रभावित किया है, ये मुमकिन नहीं है। तो हम बाकी जो अपने सभी दर्शक हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि 6 तारीख को हमारा एक और इवेंट है, एक और वेबिनार है जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जिसमें हम और भी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो और भी हमारे परिणाम हैं, जिन्होंने हमारे एडोलसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम को ताकत दी है, जिन्होंने हमें ये प्रोत्साहित किया है कि हम आगे लेके जाएं,
उस चर्चा में भी आप भागीदार हो सकते हैं, और हम आगे कैसे काम करने वाले हैं इस कोविड पैंडेमिक के साथ साथ, और उसके बावजूद भी हम ऐसी कौन सी रणनीतियां अपना रहे हैं, ऐसे कौन से तरीके अपना रहे हैं जिनसे हम एडोलसेंट्स को और सशक्त कर पाएं, उनके साथ और बातचीत कर पाएं, उनके साथ और उनकी जिंदगी में और कुछ बदलाव कर पाएं, उनके साथ साथ में अपनी भी जिंदगियों में। तो इसी एक चर्चा के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभिषेक जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी खूबसूरती से अपनी बात को रखा, अपने बेटा को लेके आए। कृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने जो कनेक्ट बनाया खुद की जिंदगी से लेते हुए, और एडोलसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम की जो जिंदगी रही, जो सांसें रही उसकी, उनको फिर से एक जान फूंकने के लिए। और सुप्रिया जी, इस तरीके से आपने जो भी कहानियां लेके आई, जो आपने कहानियों की पूरे एक समा बांधा, उन कहानियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो स्टार रहा है मीरा, जिन्होंने उस बदलाव को सामने प्रत्यक्ष दिखाया। हमें बहुत अच्छा होता मीरा अगर आप 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर पाती, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमारे सभी जो दर्शक हैं वो आपको देख पाते, आपके साथ सामने मुखातिब हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, आपका कैमरा ऑन हो चुका है, बहुत शुक्रिया। आप अभी भी फील्ड पर हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपका चेहरा देख के, आपका वो चेहरे की मुस्कान देख के, जिससे हम सभी लोग वो क्या बोलते हैं उसको, एनर्जेटिक बन जाते हैं, हमारे अंदर फिर से ऊर्जा भर जाती है। तो इसी ऊर्जा को फिर से हम सभी समेट के 6 तारीख को फिर से हम मिलेंगे अपने फिर से उसी एडोलसेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम के जो और भी इंडिकेटर्स हैं, जो और भी परिणाम हैं, उन पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो अभी के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और आप सभी को शुक्रिया करना चाहूंगा। हम आपसे दोबारा मिलेंगे 6 तारीख को।